दोस्तों मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमारे डिप्रेशन के लिए दवाई दे दी, आपने एंजाइटी की हमें दवाई दे दी, लेकिन ये जो आपने B12 की दवाई दी है, विटामिन B12 की जो आपने दवाई दी है, उसकी क्या जरूरत है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप एक काम करिए, आप अपना B12 और विटामिन D3 का टेस्ट करा लीजिए, मुझे रिपोर्ट्स दिखा लीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे बिना रिपोर्ट ही आप दवाई दे दीजिए। और मुझसे पूछते हैं कि आप ये सप्लीमेंट्स क्यों देते हो। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सप्लीमेंट की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में ज़रूरत कितनी होती है, तो मैं बिल्कुल उनसे ये कहता हूँ कि ये जो सप्लीमेंट्स है, स्पेशली विटामिन B12 और विटामिन D3, उनकी काफ़ी अहमियत है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में। क्यों, ये इस वीडियो में डिटेल में हम समझेंगे। नमस्ते, मैं हूँ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल, अहमदाबाद से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पे हर हफ्ते मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को लेके कोई ना कोई टॉपिक पे एक वीडियो जरूर मैं लेके आता हूँ आप सबके लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ भी सकते हैं, तो जल्दी से आप जुड़ जाइए। तो दोस्तों बात ये है कि रिसर्च ये कहती है और हमारी इतने साल की प्रैक्टिस भी ये कहती है कि जो ज्यादातर मरीज होते हैं उनमें अगर हम रिपोर्ट करवाते हैं B12 और D3 के, कैसे मरीज जिनको एंजाइटी है, जिनको इंसोम्निया है, जिनको स्ट्रेस है, जिनको डिप्रेशन है, ऐसे मरीज में ज्यादातर B12 की डेफिशिएंसी निकल के आती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ B12 की डेफिशिएंसी कॉज है उनके डिप्रेशन का, कॉज है उनकी एंजाइटी का, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको एंजाइटी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका B12 भी डेफिशिएंट होगा। और अगर B12 भी साथ में डेफिशिएंट है तो आपका डिप्रेशन ट्रिगर हो सकता है, आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है, मतलब सिम्टम्स की सीवियरिटी और ज्यादा बढ़ सकती है। ये भी हमने देखा है कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन देने के बाद भी और एंटी एंजाइटी मेडिकेशन देने के बाद भी 100% जो क्योर होना चाहिए, जो सिम्टम रिडक्शन होना चाहिए, वो जो है हम कभी कभी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो B12 होता है वो डेफिशिएंट होता है। उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से जो सिम्टम्स में रिकवरी हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो रिकवरी हमें कई बार नहीं मिल पाती। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तब पता चलता है कि अरे इसका तो B12 डेफिशिएंट था, तो डिप्रेशन की दवाई भी दी, अब साथ में सप्लीमेंट भी दिए, तो फिर हमें अच्छा सा रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब B12 का जो काम है दोस्तों, वो सिर्फ खून बढ़ाना नहीं होता, वो आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। खून बढ़ाने के साथ साथ DNA सिंथेसिस में, आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन में, और आपकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब B12 डेफिशिएंट होता है तो होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलोनिक एसिड जैसे जो मेटाबॉलिक मार्कर्स होते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। उनका लेवल बढ़ने की वजह से न्यूरोलॉजिकल जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसीलिए B12 की डेफिशिएंसी को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। B12 की डेफिशिएंसी में हमें ज़्यादातर क्या देखा जाता है, अटेंशन में दिक्कत, कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत, मतलब जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जो ब्रेन के रिलेटेड फंक्शंस है, उसमें दिक्कत आ जाती है। मेमोरी इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। साथ साथ में फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स तो आएंगे ही आएंगे। जैसे मरीज ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ज़्यादातर थकान महसूस होती है, मैं पूरा दिन थका थका रहता हूँ, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मुझे बॉडी पेन होते हैं, मुझे मसल्स पेन होते हैं, मुझे हमेशा टिंगलिंग नमनेस फील होती रहती है, झुनझुनाहट सी महसूस होती रहती है। इसके साथ साथ अगर कॉग्निटिव फंक्शन भी देखे जाए तो ये चीज़ भी निकल के आती है कि अटेंशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, ये सारा का सारा इम्पेयर हो जाता है। तो B12 जो है वो फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल दोनों तरीके के सिम्टम्स अपने साथ में लेके आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं, पेशेंट ये कहता है कि मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ पूरा दिन, मुझे काम करने में अच्छा नहीं लगता, मूड मेरा उदास रहता है, मुझे बार बार मूड स्विंग्स आते रहते हैं, गुस्सा आता रहता है, चिड़चिड़ापन आता रहता है, साथ में थकान भी लगती है, नींद भी नहीं आती, मसल पेन भी रहता है। तो जब ये सिम्टम्स लेके आएगा तो हमारा ध्यान तो तुरंत जाएगा ना कि अच्छा ये इसको डिप्रेशन हो सकता है, या फिर इसको एंजाइटी हो सकती है, या फिर इसको इंसोम्निया हो सकता है, या फिर दूसरी कोई साइकेट्रिक हेल्थ डिसऑर्डर हो सकती है। लेकिन B12 पे कभी ध्यान नहीं जाता है ना। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट हम अपने सारे मरीज को B12 दे ही देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उनमें ज़्यादातर डेफिशिएंट होगा ही होगा। अब ऐसा क्यों है, ज़्यादातर भारतीयों में B12 डेफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि B12 का जो सोर्स है, B12 जो मिलता है वो एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। ज़्यादातर जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें से मिलेगा, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। फिर जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होता है, चिकन है, मीट है, फिश है, उससे B12 आपको मिलेगा। तो जो भी लोग वेजिटेरियन हैं या फिर जो भी लोग वीगन हैं, उनको B12 डेफिशिएंट होगा ही होगा।
तो अगर आप नॉनवेज नहीं खाते लेकिन अंडे अगर खाते हो तो वहाँ से आपको B12 मिल सकता है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हो तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है B12। लेकिन अगर आप वीगन हो, दूध भी नहीं लेते, तो फिर आपको फिर सप्लीमेंट लेना पड़ जाएगा। और बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट होती है B12 की? 2.5 माइक्रोग्राम पर डे, इतना B12 डेली आपको जाना चाहिए। लेकिन आप ये कहोगे कि ये जो B12 के सप्लीमेंट्स होते हैं, जो दवाइयाँ होती है, उनमें से तो 500 माइक्रोग्राम जितना या 1000 माइक्रोग्राम जितना होता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो 2.4 है। तो इसमें एक चीज आती है कि कभी कभी क्या होता है कि जो लोग नॉनवेज डाइट भी खाते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट भी लेते हैं, उनमें भी B12 डेफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, मतलब गया पेट में लेकिन वो एब्जॉर्ब हुआ नहीं, वो ऐसे ही एक्सक्रीट हो गया। तो जिन लोगों को एब्जॉर्प्शन की दिक्कत होती है, तो B12 रिच डाइट लेने के बाद भी उनमें B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन में दिक्कत थी, जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, उसकी डेफिशिएंसी थी। तो ऐसे केस में जाना चाहिए आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप B12 रिच डाइट ले रहे हो लेकिन वो पूरा नहीं पड़ रहा है, उसकी डेफिशिएंसी आ रही है। तो चाहे टैबलेट 500 माइक्रोग्राम की थी या 1000 माइक्रोग्राम की थी, उसका बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ही बॉडी में एब्जॉर्ब होता है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप 500 माइक्रोग्राम वाले लोगे तो 1 या 2 माइक्रोग्राम जितना उसका एब्जॉर्प्शन आएगा, तो उससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या B12 लेने से आपकी जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, क्या वो क्योर हो जाएगी? कभी कभी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमें आगे चल के किसी भी तरह का साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो, हम नहीं चाहते हमें डिप्रेशन आए, हम नहीं चाहते हमें एंजाइटी आए, तो क्या एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमें B12 कंज्यूम करना चाहिए? अगर हम B12 लेना स्टार्ट कर देंगे डेली बेसिस पे, तो क्या आगे चल के हमें कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होगा? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप प्रोन है साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए, अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो चाहे आपका B12 नॉर्मल भी हो, आपको साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो आपको बहुत प्रोन करता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए, तो भी आपको ये कंडीशंस आ सकती हैं, चाहे आपका B12 नॉर्मल हो। तो कभी ये मत सोचना कि B12 अकेले लेने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, मेरा एंजाइटी ठीक हो जाएगा। ये जो है, ये एंटी डिप्रेसेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। B12 जो है वो एंटी एंजाइटी पिल्स का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको एंटी डिप्रेसेंट खाने पड़ेंगे, अगर आपको एंजाइटी है तो आपको एंटी एंजाइटी पिल्स खाने पड़ेंगे। आपको B12 तभी लेना है जब आपके खून में उसकी डेफिशिएंसी हो, जब उसका लेवल बिलो नॉर्मल हो, तभी आपको ये लेना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान में रखिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि B12 आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ के साथ साथ आपके मेंटल हेल्थ, आपके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि B12 डेफिशिएंसी सिर्फ ऐसा नहीं कि वीगन लोगों को होगी या फिर जो वेजिटेरियन लोगों को होगी। अगर नॉनवेज भी खाते हो लेकिन अगर आपका B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो भी आपको B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरा पॉइंट कि B12 डेफिशिएंसी अगर होती है तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ साथ आपको अटेंशन में दिक्कत, मेमोरी में दिक्कत, कंसंट्रेशन में दिक्कत, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत, एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है, डिप्रेसिव सिम्टम्स वो ट्रिगर हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट ये है कि एडल्ट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट डोजेज होती है वो होती है 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे, लेकिन इसका जो टैबलेट फॉर्म है वो इस पर्टिकुलर डोज में नहीं आएगा, वो हायर डोज में आएगा। इसका बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ जो सेगमेंट है वो बॉडी में एब्सॉर्ब होता है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि B12 जो है वो किसी साइकेट्रिक दवा का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है तो आपको उसी की दवाई खानी पड़ेगी। साथ में अगर B12 डेफिशिएंट है तो एज ए सप्लीमेंट वो आप डेली बेसिस पे ले सकते हो। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।